नमस्कार, मैं विशाल कुमार एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और बताना चाहता हूं कि इससे पहले जो हम लोग साहित्य इतिहास की श्रृंखला को जानना समझना शुरू किए थे, उस श्रृंखला में ही अब हम आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे इस बात का खेद है कि हमने आदिकाल को पूरा नहीं किया और इस बार भी भक्ति काल को भी हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और चूँकि बहुत ज़्यादा प्रश्न है कि रीतिकाल के बारे में समझाइए, रीतिकाल के बारे में जानने के लिए बहुत लोग जिज्ञासु हैं, तो इस बार इन सबको छोड़ते हुए, चूँकि ये भी रीतिकाल भी उसी श्रृंखला में आता है, साहित्य इतिहास की ही श्रृंखला में आता है, परंपरा में आता है, तो आप लोगों के मांग को मद्देनज़र रखते हुए और उसे ही सर्वोपरि मानते हुए मैं रीतिकाल का ही जानकारी देने के लिए आपको जानकारी देना चाहता हूँ। तो आज हम जानेंगे रीतिकाल के बारे में। हम लोगों ने आदिकाल के बारे में समझ लिया था, आदिकाल क्या है, उसके नामकरण पर और उसकी परिस्थितियों को मैंने समझाया है। अब हम देखते हैं कि साहित्य इतिहासकारों ने हिंदी साहित्य के इतिहास को मुख्य रूप से अगर देखें तो 3 भागों में ही तो बांटा था। पहला था आदिकाल, दूसरा था मध्यकाल और तीसरा था आधुनिक काल। तो आदिकाल तो हम जान रहे हैं। अब आते हैं मध्यकाल में। मध्यकाल में 2 भाग होते हैं, एक होता है उत्तर मध्यकाल और दूसरा होता है पूर्व मध्यकाल। तो पूर्व मध्यकाल जो है उसे हम भक्ति काल के रूप में जानते हैं और जो उत्तर मध्यकाल है वही है रीतिकाल। रीतिकाल शब्द जो है इसके नामकरण पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसकी काल सीमा और इसके नामकरण का ही प्रश्न है, तो आज मैं उसी को बताना चाहता हूँ। और इस बात को फिर से मैं दोहराता हूँ कि जो विषय मैंने पहले छोड़ रखे हैं, जो अधूरा है, उसको भी मैं समय मिलते ही पूरा कर दूंगा। और अभी के लिए हम रीतिकाल पर ही चलते हैं। तो पहले समझ लेते हैं कि आप जैसा कि देख रहे होंगे, आधुनिक काल, मध्यकाल और आदिकाल में मध्यकाल को मैंने 2 भागों में बांटा है। और पहला भाग जो है उसे हम कहते हैं पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल मतलब भक्ति काल, और दूसरा है उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल। तो मध्यकाल की जो दोनों पीठिकाएं हैं, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल, एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा गहरा संबंध रखती है। क्योंकि मैंने सबसे प्रथम अपने पहले वीडियो में ही कहा था कि साहित्य की कोई भी धारा कभी एकाएक नहीं खड़ी होती। उसके जो बीज हैं वो अतीत में ही पड़ते हैं। यानी कहा गया है कि हमारे जो वर्तमान के जो हमें वृक्ष दिखाई पड़ते हैं उनके बीज अतीत में ही उगते हैं, अतीत की भूमि से ही उगते हैं, अंकुरित प्रस्फुटित होते हैं। तो उसी प्रकार से जो उत्तर मध्यकाल है उसका संबंध भी आपका भक्ति काल से रहा है और वहीं से ये आया है, इसको मैं बाद में बताऊंगा। अभी हम चलते हैं रीतिकाल की ओर। तो हम चलते हैं रीतिकाल की ओर। तो जैसा कि मैंने बताया कि मध्यकाल का जो उत्तर मध्यकाल था वही था हमारा रीतिकाल, जिसका समय सीमा कालखंड जो है वो विक्रम संवत के अनुसार 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक माना जाता है। याद रखने में आसानी होगी, 1700 से 1900 200 वर्षों का समय होता है। तो इन 200 वर्षों के समय को रीतिकाल के नाम से हम लोग जानते हैं। लेकिन ये नाम सिर्फ अचानक से रीतिकाल ही नहीं पड़ गया। इसके पीछे की अगर हम इसके पीछे, नामकरण के पीछे बहुत सारे कारण रहे और ये एक क्रम में आए हैं, एक लगातार चलते फिर हम इस रीतिकाल नाम तक हम पहुँचे हैं। तो देखते हैं किसी भी काल, अभी रीतिकाल के नामकरण के समस्या को जानने से पहले हम लोग समझते हैं कि नामकरण कि जब हम किसी का नामकरण कर रहे होते हैं, किसी साहित्यिक कालखंड का हम नाम दे रहे होते हैं, तो उसमें किस आधार पर नाम दे रहे होते हैं और उसके दोष क्या होते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि किस आधार पर नामकरण करते हैं। तो एक बात याद रखें कि कभी भी कोई रचनाकार अपने युग में जब रचना रच रहा होता है तो उसके पीछे उस समय की वर्तमान परिस्थितियाँ, जो बाहरी जगत है, उससे कभी प्रभावित होता है और उसको उस दिशा को पहचानता है। एक अच्छा कवि जो होता है, एक कुशल कवि, अपनी समाज की दशा और दिशा दोनों को पहचानता है और उसी का वो बखान करता है, अपनी भावनाओं को आकार देता है, रूपाकार देता है। एक सच्चे कवि वही है जो गगनचारी है, आकाश में उड़ता अवश्य है, लेकिन उसकी दृष्टि हमेशा अपने ज़मीन पर नीड़ों में रहती है, अपनी घोंसले पर रहती है।
वही एक अच्छा कवि हो सकता है। और उस कवि की मनोभावों की जो प्रवृत्ति है वही उसके साहित्य में आरोपित हो जाती है और उसी को हम पढ़ते हैं। तो एक प्रकार से अगर हम किसी कालखंड की कविता को देख रहे हैं और उसकी प्रवृत्ति को देख रहे हैं तो उस प्रवृत्ति के आधार पर क्या समझ में आता है उस कवि के बारे में। आज वो कवि नहीं है, लेकिन जब उनकी हम कविताओं को पढ़ते हैं तो उसका प्रभाव हमारे मन में क्या पड़ता है, किस प्रकार का पड़ता है, इसी से हम उसका नामकरण देते हैं। इसके गुणों को देखकर हम नामकरण करते हैं। और अब जानते हैं इसके दोष क्या होते हैं। नामकरण में, किसी के भी नामकरण में दो प्रकार के दोष होते हैं। एक होता है अव्याप्ति दोष और दूसरा होता है अतिव्याप्ति दोष। अव्याप्ति का मतलब हुआ कि जो उसमें अटे ही नहीं। अव्याप्ति मतलब जिसमें अटा ही नहीं, समा नहीं सकता है। मतलब कि वैसे गुण धर्मिता की रचना, वैसे काव्य का वैसे गुणों, उस काव्य जो है उनका ऐसे गुणों से लदा हुआ है जो उस नामकरण को संबोधित नहीं कर पा रहा है, उस नामकरण में नहीं समा पा रहा है। जैसे कि अगर हम आदिकाल का ही नामकरण का उदाहरण लेते हैं। अगर हम आदिकाल को कह दें कि ये जो है पूरी तरह से, जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था, वीर गाथा काल कह दिया था, तो क्या उसमें अमीर खुसरो की पहली आ रही थी या फिर उसमें विद्यापति की पदावली आ रही थी? नहीं आ रही थी। यानी वो अट नहीं रहा था, वो उसमें नहीं आ पा रहा था। और सिद्धनाथों के दोहा को जो उन्होंने फुटकल खाते में डाल दिया था वो भी त्रुटिपूर्ण रहा। तो ये था अव्याप्ति दोष। और दूसरा होता है अतिव्याप्ति दोष। अतिव्याप्ति दोष होता है अगर हम कुछ ऐसा नामकरण कर दें जो उस समय में रचना नहीं हुआ है। कुछ ऐसा नामकरण जो किसी एक कालखंड का अगर हम नामकरण कर रहे हैं और ऐसा नाम दे देंगे कि उसके बाद, उस कालखंड के बाद भी अगर रचना हुई है तो उस कैटेगरी की आ जाएगी, उसी श्रेणी की आएगी। तो ये उसे कहते हैं अतिव्याप्ति दोष। एक उदाहरण के तौर पर अगर हम कह दें कि भक्ति काल जो है ये रहस्यवाद का युग है। भक्ति काव्य को अगर हम रहस्यवाद का कह दें तो रहस्यवाद से पूरा, रहस्यवाद तो सिर्फ सूफी संतों में ही नहीं था, आपका छायावाद में भी ये देखने को मिलता है। तो छायावाद का भी रचना जब इसमें सम्मिलित होने लगेगा तो इस प्रकार से ये नाम दोषपूर्ण हो जाएगा, अतिव्याप्ति दोष हो जाएगा। यानी पहला दोष ये है कि ऐसा नामकरण जिसमें उस समय की जो रचना है, उस समय की जो जितनी भी रचनाएं मिलती हैं हमें, वो उसमें अट नहीं पाती हैं, समा नहीं पाती हैं उस नामकरण में। और दूसरा ऐसा नामकरण जिसमें उस युग से बाद की या उस युग से पहले की रचनाएं भी उस नामकरण को संबोधित करने लगती हैं, उस नामकरण को प्रतिनिधित्व करने लगती हैं। तो ये भी इसे कहते हैं अतिव्याप्ति दोष। तो इन्हें दो दोषों के आधार पर भी हम किसी भी नामकरण को मानते हैं कि ये सही नाम है और ये गलत नाम है। यहाँ पर नामकरण में हम त्रुटि कर रहे हैं और यहाँ पर नामकरण में हम सही कर रहे हैं। तो इसे ही कहते हैं हम अतिव्याप्ति दोष और अव्याप्ति दोष। अब हम, अगर आप इतना समझ पाए तो फिर आगे का जो हम समझेंगे वो उससे समझने में आसानी होगी। आगे जो मैं बताऊंगा उससे आपको समझने में आसानी होगी। पहला है रीतिकाल। तो रीतिकाल विक्रम संवत, जैसा मैंने बताया 1700 से 1900 विक्रमी संवत। ज़्यादा आपको सोचने समझने की आवश्यकता नहीं। विक्रमी संवत में 200 वर्ष का ही है, यानी 200 साल का है। 1700 से 1900 विक्रमी संवत। तो अब हम जानते हैं कि रीतिकाल जो है, हम पहले कहा कि रीतिकाल जो है एकाएक किसी ने आया और नाम नहीं कर दिया। रीतिकाल एक क्रम से चला। जैसे कि हम 10वीं तक पहुंचेंगे तो पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह की कक्षाओं को पार करते हुए फिर 10वीं तक पहुंचते हैं। उसी प्रकार से रीतिकाल नामकरण से पहले इसके अलग अलग विद्वान आचार्य जो हुए उन्होंने नामकरण किए थे। तो सबसे पहला नाम है अलंकार काल। और ये इसका नामकरण जो है अलंकार काल वो किया था मिश्र बंधु ने। तो मिश्र बंधु ने जो अपना साहित्य इतिहास लिखा था मिश्र बंधु विनोद, उसमें इस कालखंड का नाम उन्होंने अलंकार काल क्यों किया? अलंकार काल इन्होंने इसलिए किया क्योंकि उनका कहना है कि इस कालखंड में जो है जितने रचनाकार को आप देख लें उनमें एक परिपाटी बहुत पुरजोर ढंग से मिलती है। उनको एक चीज़ ने काव्य में एकदम पकड़ के रखा हुआ है, वो था अलंकार। अपनी कविता लिखे हैं तो उस पर अलंकारों से उसे हम सुसज्जित करते थे, इसीलिए इन्होंने इसका नाम अलंकार काल कर दिया। लेकिन यह नाम जो है अलंकार काल उन्होंने जिस आधार पर रख कर किया वह अलंकार काल, अगर हम पुराने अलंकार को देखें तो सही हो भी सकता था, लेकिन
इस अलंकार जो इन्होंने किया था वह अलंकार और यह अलंकार दूसरा है। अलंकार शब्द दो कैसे हो गए? पहला अलंकार अगर हम देखें तो अगर हम ये अलंकार हो गया हमारा, ये संस्कृत काल का अलंकार है। संस्कृत काल में अलंकार का मतलब होता था पूरी की पूरी पूरा जो हमारा जितना भी काव्य का सारे गुण, काव्य के सारे गुण को हम अलंकार कहते थे। यानी इसके अंदर, इस अलंकार के अंदर रस भी आता है, रस आता है, भाव आता है, विभाव आता है। रस, भाव, विभाव, अलंकार इसी के अंदर आ जाता है। तो अगर हम इस संस्कृत काल में, लेकिन हिंदी तक आते आते, अब संस्कृत से हिंदी आते आते लौकिक संस्कृत, फिर उससे भी पहले वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। तो इस प्रकार से अपभ्रंश, उसके बाद फिर अवहट, उसके बाद फिर अन्य जो देशी बोलियां हैं उनका प्रस्फुटन होता है। तो यहाँ तक आते आते ये जो परंपरा थी, अलंकारों की जो परंपरा थी, यह शब्द सिर्फ अलंकार के लिए रूढ़ हो गया था। मतलब यह अलंकार जो संस्कृत में था वो रस, भाव, छंद सबका प्रतिनिधित्व कर रहा था, सबको संबोधित करता था। यानी अगर संस्कृत काल में अलंकार हम कहते हैं, मोटा मोटी एक बात जान लें कि अगर संस्कृत काल में हम अलंकार कहते हैं तो अलंकार का मतलब हुआ रस, छंद, भाव, विभाव, अलंकार, है ना। शब्द अर्थ अलंकार, उभय अलंकार, सारे अलंकार का बोध जाता था सिर्फ एक अलंकार शब्द करने से। लेकिन संस्कृत काल से इस हम रीति काल तक आते आते बहुत दीर्घ परंपरा है और बहुत लंबे समय का इतिहास है। तो यहाँ तक आते आते अलंकार शब्द जो अब रूढ़ हो गया सिर्फ किसके लिए? अलंकार के लिए, यानी शब्दों को सजाकर काव्य में चमत्कार लाने के लिए। तो सिर्फ अगर इस नाम, इन्होंने यही नामकरण कर दिया। तो यहाँ पर ये अगर हम अलंकार काल कह दे रहे हैं तो अलंकार काल में क्या सिर्फ कविता में सिर्फ अलंकार ही होता है? रस नहीं होता, छंद नहीं होता, छंद भी होता है, रस भी होता है। अलंकार तो उसका बाह्य शोभाकारक गुण है जिससे उसका सुंदरता बढ़ जाती है। काव्य में चमत्कार आता है, श्रोता जब सुनता है तो उसे एक प्रकार का जो है चमत्कार, एक आकर्षण आता है अलंकार के कारण। लेकिन कविता में जब कवि का समर्पण भी एक महत्वपूर्ण पक्ष होता है अपने भावों के प्रति। कविता में कवि के मनोभाव का समर्पण होता है, कवि के अपने मनोभाव के प्रति जो समर्पण होता है उसका यहाँ पर अवहेलना हो जाती है। रस, छंद, इन सब का फिर अवहेलना हो जाती है। तो यहाँ पर ये इस प्रकार का दोष हम किस दोष में आएगा? ये अव्याप्ति दोष में आएगा। तो ये अव्याप्ति दोष यानी यहाँ पर उन पक्षों की अवहेलना हो जा रही है। तो इसलिए यह नामकरण जो है त्रुटिपूर्ण हो गया। अब हम दूसरा नाम लेते हैं श्रृंगार काल। श्रृंगार काल नाम जो है पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का दिया हुआ है। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो है इन्होंने इसका नाम श्रृंगार काल दिया। अब श्रृंगार काल, उनका कहना था कि अमृति काल में जब हम उनकी रचनाओं को जब हम देखते हैं तो उसमें सबसे अधिक सर्वाधिक जो है श्रृंगार काल की रचनाएं हमको देखने को मिलती है। चाहे वो लक्षण ग्रंथ लिख रहे हो, चाहे नीतिपरक ग्रंथ लिख रहे हो, या फिर जो भी लिख रहे हो, उसमें सर्वाधिक मात्रा में श्रृंगार काल ही हमको, श्रृंगार का ही प्रधानता हमको देखने को मिलता है। कविताओं में जो है नायक नायिका भेद चल रहा है, उसमें श्रृंगार काल का खूब अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। तो इससे जो है उन्होंने बहुत कम ही ऐसे बहुत कम कवि ऐसे होंगे जो इससे बचे हैं, तो इसीलिए इन्होंने इसका नाम रख दिया श्रृंगार काल। अब श्रृंगार काल जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि इस काल में मुख्यतः दो प्रकार के, दो ही रस की रचनाएं देखने को मिलती हैं। एक होता है वीर काल का, वीर गाथात्मक, और दूसरा है आपका श्रृंगार परक। तो श्रृंगार परक रचनाएं अगर को ही ध्यान में रखकर अगर कोई इसका नाम श्रृंगार काल करना चाहता है तो कर सकता है, वो स्वीकार कर रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन उनका स्वयं का कहना कुछ और है, इसके बारे में हम बाद में जानेंगे। तो श्रृंगार काल के नाम के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो अगर हम इस काल को श्रृंगार काल कह दें तो क्या होगा? तो इसमें श्रृंगार काल में हम जो अब अलंकार काल देख रहे थे वो उसमें सिर्फ अलंकार की बात हो रही थी, काव्य में चमत्कार लाने की। लेकिन श्रृंगार ये रस से संबंधित है, श्रृंगार एक रस है और सिर्फ, लेकिन इस काल में अगर भी हम अगर देखें तो सिर्फ श्रृंगार ही नहीं है, बहुत ऐसे कवि हैं जिन्होंने श्रृंगार का प्रयोग अपनी कविताओं में श्रृंगार को जो स्थान नहीं दिया, तो उनकी अवहेलना हो जाती है। इसमें बहुत ऐसे तत्व भी हैं
जो श्रृंगार से मुक्त हैं, सर्वथा मुक्त हैं, उन्होंने श्रृंगार को अपनाया नहीं है, तो उनका इस के माध्यम से अवहेलना हो जाती है। और दूसरी बात, श्रृंगार काल का दूसरा सबसे बड़ा दोष यह है कि श्रृंगार काल से हम यह भी समझते हैं, चूँकि श्रृंगार काल से यह भी समझ में आता है कि जो कवि थे उनकी मानसिकता भी श्रृंगारिक थी। क्योंकि हम पहले ही मैंने कहा था कि अगर कोई कविता कर रहा होता है तो हम वास्तव में कविता को ना पढ़ करके हम उस कवि के मनोभाव को पढ़ रहे हैं, उसके मनगत जो भी स्थितियां हैं, उसके मन के आंतरिक पक्ष का जो दृश्य है उसे हम पाठक देख रहा होता है। तो अगर हम श्रृंगार काल के नाम से अगर पढ़ेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि उस समय के कवि जो है काम वासना युक्त श्रृंगारिक थे। लेकिन क्या वास्तव में कवि को श्रृंगारिक ठहराना उचित है? यह जानने के लिए अगर हम देखें तो रीतिकाल के एक मर्मज्ञ हैं, मर्मज्ञ आचार्य विद्वान हैं, उनका नाम है डॉक्टर महेंद्र कुमार। तो डॉक्टर महेंद्र कुमार का कहना है कि वास्तव में उस समय की जो स्थितियां थी, उस समय की जो परिस्थितियां थे, उनमें दरबारी जो संस्कृति थी उसका समावेश हो चुका था। लोग जो है कविताएं करते थे, जो दरबारी कवि बनना उस समय बहुत आम प्रचलन हो चुका था। तो दरबारी कवियों को जब वो कविताएं कर रहे होते हैं तो उनके पास बहुत अधिक समय तो होता नहीं था, तो इसलिए वो श्रृंगारपूर्ण जो रचनाएं रचते थे तो वो राजाओं को अधिक भाता था। और उस समय जो राजा थे वो भी विलासपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे, क्योंकि वो अपने जितने भी अपने समय की जितनी भी उनकी चिंताएं थी, व्याकुलताएं थी, देश में राज्य में भगदड़ मचा हुआ है, अराजकता छाई हुई है, या फिर विद्रोह हो रहे हैं ये, और मुगलों से लड़ने इनकी हमारे पास अभी उतना शक्ति सामर्थ्य है नहीं, तो वे अपने आप को भुलाए रख रहे हैं। किस कारण, कहाँ पर? तो वो श्रृंगारिकता में, विलासिता में। तो इसीलिए उनको विलासपूर्ण जो कविताएं हैं वही उनको ज़्यादा पसंद आती थी। और कवि को चाहिए, कवि जो कविता कर रहा था उसको वो अर्थोपार्जन के लिए कर रहा था। काव्य के जो प्रयोजन है उसमें 6 प्रयोजन में एक प्रयोजन यह भी आता है, काव्यम यशसे कृते के बाद वो आता है यश के लिए, अर्थ के लिए। तो काव्य अर्थ के लिए भी किया जाता है, यानी अर्थोपार्जन करने के लिए। तो कवि को चाहिए पैसा, और उस पैसा अगर चाहिए तो उसकी जिस प्रकार की कविताएं जिस पसंद की जा रही हैं वो उसी प्रकार की कविताएं करेगा। तो कवि देख रहा है कवि कि मेरी श्रृंगार रस की जितनी भी रचना है उसे ही प्रशंसा मिल रही है और उसी के लिए मुझे सराहा जा रहा है, तो मुझे वही लिखना पड़ेगा। तो वो ना चाहते हुए भी, अगर उसकी इच्छा नहीं भी है तब भी, अगर अर्थोपार्जन करना है आपको तो श्रृंगारिक कविता ही चाहिए। इसलिए उस समय कवि जो है श्रृंगारिक रचनाएं कर रहे थे। उनमें उनका जो है अपना मानसिक स्थिति उनकी नहीं थी कि वो श्रृंगारिक रचना करें, वो उनका कोई लक्ष्य नहीं था और उसके लिए वो विवश थे। तो इसलिए इस श्रृंगार काल नाम देना उनके भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसा होगा। तो इसलिए यह श्रृंगारिक काल नाम देना भी वो उचित नहीं है। दूसरा देखते हैं हम लोग कलाकाल। कलाकाल जो है यह नाम एक लोगों ने नहीं, 2 लोगों ने दिया। पहला है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल और दूसरे हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। याद रखेंगे कि डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल और डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इन्होंने भी अपनी स्वीकृति दी है कि इसका नाम कलाकाल होना चाहिए। अब कलाकाल नाम के लिए हम आपको फिर से पीछे लेकर चलते हैं भक्ति काल की ओर। तो भक्ति काल में जो रचनाएं, यानी 1375 से, भक्ति काल कहने का मतलब 1375 से लेकर के विक्रम संवत के 1700 विक्रमी संवत तक, तो इस काल में जो रचनाएं रची जा रही थी वो रच रहे थे, वे लोग थे संत। वे संत थे, भक्त थे। तो उनका जो उद्देश्य था वो कविता करना तो बिल्कुल भी नहीं था। वास्तव में जो जब सूरदास जी लिख रहे थे, या फिर सूरदास जी जो कविताएं कर रहे थे, या फिर और संत लोग जो कविताएं कर रहे थे, उनको तो ये भी नहीं पता था कि आगे समय में जाकर जो है ये कोई काव्य की श्रेणी में आएगा भी या नहीं, काव्य की कोटि में आएगा भी या नहीं। तो इसलिए वो जो कविता कर रहे थे वो समाज जो था वो दिशाहीन समाज था, उसे दिशा प्रदान करने के लिए वो उपदेश दे रहे थे। वो अपने कविताओं में उपदेश दे रहे थे, ईश्वर की भक्ति के लिए जो है उसका लोगों को प्रोत्साहित कर रहे थे कि हमारे परिस्थितियों से हम मुक्त हो पाएंगे, हमारा जीवन जो है धन्य होगा। तो ईश्वर उपासना के लिए वो जो है प्रयासरत थे। और समाज में जो नैतिकता वो मर चुकी थी, नैतिकता एकदम बिल्कुल नैतिकता से शून्य होते जा रहे थे, मानवता समाप्त होती जा रही थी। तो वो
धर्म से ही आ सकता है। धर्म का स्वभाव है मानवता। तो मानवता को जागृत करने के लिए वो लोग ईश्वर की जो है उपासना। तो उनका जो भी रचना था उसका उद्देश्य उपदेश करना था। वो तो इसलिए उन्होंने वर्ण्य विषय का तो ध्यान रखा। उनका जो विषय था वो बहुत ही उच्च सोपान का था, आदर्श था। और किसी भी काव्य का आदर्श ही यही होता है जब हमारा जो है मन जो है इस संसार से परे जाकर उस परलोक परलोक तक जा पहुँचे, तो यही काव्य का आदर्श है। और उन्होंने वो उस स्तर तक पहुंच चुके थे। उन्होंने वर्ण विषय में काव्य के आदर्श को स्थापित कर लिया था। और इसीलिए भक्ति काल को हम पूरे साहित्य इतिहास का स्वर्ण काल के नाम से भी जानते हैं। तो अब देखते हैं अगर रीति काल को, तो रीति काल के अगर हम कवियों को देखें, रीति काल के युग को देखें, तो रीति काल आधुनिक काल और भक्ति काल के बीच का एक काल आता है। तो इस काल में जो है इनकी एक सीमाओं में बंधे हुए थे, क्योंकि वर्ण विषय का तो जो आदर्श है उसको तो हमारे जो पूर्ववर्ती जो भी कवि रहे, संत रहे, उन्होंने तो प्राप्त कर लिया था। अब इनके लिए क्या बचा? तो इनके लिए तो कला पर ही निर्भर रहना पड़ेगा इनको। उसे तो इन्होंने इसलिए कला को अपनाया। इन्होंने अगर भौतिक मतलब कि भक्ति काल को देखें तो वो अगर धर्म शास्त्रों को लेकर शुरू हुआ है, धर्म के ज्ञान को लेकर के आरंभ किया गया है। तो रीति काल जो है लौकिक साहित्य को अपनाया है, वैदिक साहित्य को ना अपना करके लौकिक साहित्य को अपनाया है। और लौकिक साहित्य में भी यहाँ पर हम देखें रस, अलंकार, काव्य के विभिन्न गुण, दोष, प्रयोजन, तो इस प्रकार के विषयों को लेकर के जो है कविता किया जाने लगा। और उस समय कला काल के समय चूंकि हमारी जो कविता थी, जो काव्य था, वो दरबारी हो चुका था, समाज से उसका नाता टूट चुका था। तो दरबारों में प्रशंसा के लिए उसमें जो है कला पर ही निर्भर रहना पड़ता था। वास्तव में जो राज दरबार हुआ करता था उसमें इस बात की होड़ मची रहती थी कि इस पद में किस प्रकार का अलंकार है, कौन सा रस है, किस प्रकार का नायक भेद है, यहाँ कौन सा नायिका भेद है, किस प्रकार ऋतु वर्णन है। तो ये सब जो है उस समय बड़ा ही तर्क का और अचंभा समझा जाने वाला विषय रहता था। उन्होंने इस प्रकार का रचना की, अरे बाप रे, ये सरप्राइज बात है। तो इस तरह का जो है कविता में भाव आने लगे थे। और इस प्रकार कविता में यहाँ पर एक चीज और देखने को मिला। कवि के साथ साथ एक प्रकार का हम नहीं देख रहे कि कहीं आचार्य भी आ रहा है, एक आचार्यत्व भी आ रहा है। तो इस कारण से ये बात यह रह गया कि आचार्यत्व जो है और कविता और कवित्व और आचार्यत्व ये दो अलग अलग विषय हैं। इसकी स्वीकृति आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी कहते हैं कि ये दो अलग अलग विषय हैं। और आचार्यत्व के लिए जो है एक सूक्ष्म विवेचना की आवश्यकता होती है, तर्क द्वारा खंडन मंडन किया जाता है और एक नया सार मिलता है हमें। तो ये देखने को नहीं मिला, क्योंकि कवि ही आचार्य हैं। अगर कवि ही आचार्य हैं तो वो सिर्फ अलंकार और ये अलंकार वो अलंकार इसी में लगे पड़े हैं। तो हम अलंकार से आगे निकल नहीं पाए, इसलिए उस समय आचार्यत्व का विकास ना हो सका। और दूसरा कारण विकास का यह भी था कि आचार्यत्व उस समय गद्य हमारे पास नहीं था। हम सिर्फ जो भी बात कर रहे थे वो सिर्फ पद्य तक कर रहे थे। याद रखें कि रीति काल तक कोई भी गद्य हमको नहीं मिलता है, पद्य ही मिलता है। अधिकाधिक मात्रा में हमें पद्य ही मिलता है, या फिर ना के बराबर कहें तो, क्योंकि कहीं कहीं जैसे कि भक्ति काल में एक आया है 252 वैष्णवों की वार्ता जो है, उसमें जो है जब बहुत अधिक उसमें मतलब कि कुछ गद्य के अंश हमें मिलते हैं देखने को, लेकिन वो साहित्यिक नहीं हो सकते क्योंकि वो संवाद रूप में है। तो वो साहित्यिक विधा नहीं कह सकते हम उसे। तो इसलिए उन्होंने कला को अपनाया। तो कला काल भी जो अब देखें तो इसलिए इन दोनों ने डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल और दूसरे हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो इन्होंने कला काल तो कह दिया, लेकिन अब कला काल भी क्या इन दोनों दोषों से मुक्त है? अव्याप्ति दोष और अतिव्याप्ति दोष से मुक्त है। तो कला काल देखें तो कला काल वास्तव में क्या था? कला, एक प्रकार की कला, काव्य को सजाने की कला, लिखने की कला, बोलने की कला, कविता करने की कला, ये कला थी कविता करने की कला। तो कविता करने में अलंकार नहीं आता है क्या? तो अलंकार यदि आता है तो ये उसी से मिलता जुलता है जो मिश्र बंधुओं ने दिया। तो यह नाम का एक सबसे बड़ा डिमेरिट यह निकला, एक सबसे बड़ा दोष यह निकला कि यह अलंकार काल से ही मिलता जुलता है। फर्क बस इतना है कि अलंकार मतलब सिर्फ शब्द अर्थ से उत्पन्न जो है चमत्कार, लेकिन कला में जो है इसमें थोड़ा और पक्ष आ जाता है, जैसे कि आपका
रस भी आ गया, भाव आ गया, शब्दों का संयोजन किस प्रकार से करें, किस प्रकार से ध्वनि का संयोजन करें, यहाँ पर किस प्रकार की ध्वनि आ रही है, तो ये सब भी आ गया। लेकिन वास्तव में क्या हम उस जिस बार बार हम जिस मनोभावना की बात कर रहे हैं, संवेदनाओं, कवि की संवेदनाओं की बात कर रहे हैं, वो देखने को मिल रहा है इस नाम में? बिल्कुल नहीं मिल रहा है। इसीलिए इस कला काल का भी हम अनुसरण नहीं करते हैं, और यह भी नाम इस युग के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त सिद्ध नहीं हुआ। एक और आचार्य हैं जिनकी एक पुस्तक है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो हिंदी साहित्य का जो वैज्ञानिक इतिहास है उसके लेखक हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तो उन्होंने इस काल का एक सबसे नया तरह का नाम दिया है, और वह है शास्त्रीय मुक्तक काल। तो अब हम शास्त्रीय मुक्तक काल के नाम के बारे में, इनकी स्वीकृति को मैं पढ़ करके इनका उदाहरण बताता हूँ। वस्तुतः इन कवियों ने रीति या काव्य रीति का प्रतिपादन कम किया है, विभिन्न क्षेत्रों के शास्त्रीय तत्वों का उपयोग अपनी विषय वस्तु के संयोजन, विस्तार, क्रम निर्धारण आदि में अधिक किया है। अतः इस परंपरा के लिए रीति की अपेक्षा शास्त्रीय विशेषण अधिक व्यापक, अनुकूल एवं संगत सिद्ध होगा। इससे न केवल इनके काव्य रीति के प्रतिपादन की, अपितु अन्य सभी शास्त्रों से वस्तु चयन की प्रवृत्ति, जो कि इनकी प्रमुख प्रवृत्ति है, उसका भी बोध सम्यक रूप से होता है। अतः इसे शास्त्रीय मुक्तक काव्य परंपरा की संज्ञा देना अधिक उचित समझते हैं। तो अगर डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के बारे में बात करें तो इनका कहना था कि जो पुरानी शास्त्रीय पद्धति है उन्होंने सिर्फ उसी का मुक्तक रूप में प्रयोग किया। यहाँ मुक्तक शब्द देखने योग्य है, क्योंकि मुक्तक का अर्थ हुआ कि मुक्त रूप से कविता करना, प्रबंध रूप से नहीं, मुक्त रूप से। अब मुक्त रूप से समझाने के लिए मैं एक बात बोलता हूँ कि जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक उदाहरण है कि अगर प्रबंध और मुक्तक का उन्होंने बहुत अच्छा एक उदाहरण के माध्यम से उन्होंने बताया है कि अगर प्रबंध को समझना है तो वो समझिए कि पूरा का पूरा एक जो है वनस्थली है, पूरा का पूरा एक वन है, उपवन है, जिसमें तरह नदी बह रही है, तरह तरह के फूल लगे हुए हैं, रंग बिरंगे अलग अलग विभिन्न विभिन्न प्रकार के, सिर्फ रंग वाले फूल हैं और रंग और गंध दोनों वाले फूल हैं, फिर सिर्फ पत्ते वाले लताएं हैं, सब चीज है, वनस्थली है। वो उसे आप प्रबंध जैसा समझिए, उसमें सारा चीज मिल जाएगा आपका, संयोग, वियोग, मतलब कि क्रोध, जुगुप्सा, घृणा, शोक, निर्वेद, सब चीज, हास्य, सबका पुट मिलेगा, वीर, औदार्य, शौर्य, सबका प्रति वहां पर आपको पुट मिल जाएगा। लेकिन मुक्तक को देखें तो मुक्तक क्या है? एक गुलदस्ता है। गुलदस्ता यानी कुछ फूलों का, चुने हुए फूलों का एक गुच्छा, तो वही था मुक्तक। क्योंकि उनके पास उतना समय होता नहीं था दरबारी संस्कृति में कि पूरा का पूरा वो जो है साहित्य का जो है सारी विधाओं का आपको दिखा दे, सारे रस का एक ही में दिखा दे, एक ही कविता में दिखा दे। उनके पास उतना समय नहीं है, सुनने वाले श्रोता भी नहीं है उतने जो उसको सुने। और श्रोता सुनता क्या था? श्रोता को विषय से अधिक ये देखना होता था कि इसमें किस प्रकार का अलंकार है, किस प्रकार का जो है वर्तनी प्रयोग है, किस प्रकार का ध्वनि है, किस प्रकार का रस है, यह देख रहा था श्रोता हमारा। तो कवि भी उसी को ध्यान में रखकर कविता कर रहा है कि हमको तो इस प्रकार की कविता करनी है जिसमें फला 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 अलंकार आए, ये रस आए, ये इस प्रकार का नायक भेद हो, इस प्रकार का नायिका भेद हो। तो इस दृष्टि से हम देखें तो वो मुक्तक को इसीलिए चुनते थे कि मुक्तक एक छोटा सा पद है, पूरा का पूरा ग्रंथ नहीं होकर छोटा सा एक पद है, 8 लाइन 10 लाइन जिससे हम कहते हैं, तो उस प्रकार का एक पद है, उसमें वो अपना भावनाओं को प्रकट करता है, अपने सूक्ष्म वेदनाओं को प्रकट करता है। तो इसीलिए उन्होंने जिस शास्त्रीय पद्धति का जो है अपनाया था वो उसे मुक्तक में शामिल किया था। शास्त्रीय पद्धति जो है उस समय पुराने जो हमारे काव्य शास्त्री रहे, वो आप वामन हो, उद्भट हो, नंदी हो, आनंदवर्धनाचार्य जी हो, जो भी इनकी जितनी भी आपका काव्य प्रकाश, काव्य दीपक, तो इस प्रकार के जो भी उनकी जो रचनाएं थी, साहित्य दर्पण, इससे उन्होंने नियमों को सीखा, काव्य के नियम सिद्धांतों को सीखा और उसी का प्रतिपादन किया, अपने कविताओं में इनका समावेश किया। इसीलिए आचार्य गणपति चंद्रगुप्त जो है, इन्होंने इसका नाम रखा शास्त्रीय मुक्तक काल। अब हम जानेंगे रीति काल के बारे में। तो अभी तक सारे नामों को देखने के बाद अब हम देखते हैं कि रीति काल नाम शब्द जो है ये कैसे आता है। तो रीति काल नामकरण करने का जो श्रेय है वह जाता है हिंदी के
आलोचक सम्राट आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। रामचंद्र शुक्ल ने ही इसे रीति काल कहकर संबोधित किया था। वास्तव में अगर हम देखें तो रीति का मतलब क्या होता है? रीति का मतलब होता है परिपाटी, एक खास प्रकार की परिपाटी, एक आप देखें तो परंपरा, परंपरा कह सकते हैं, शैली, है ना, मार्ग, ठीक है, एक विशेष मार्ग, परंपरा से जो प्राप्त हमको मार्ग मिला है ना। एक तो रीति शब्द का मतलब हुआ एक विशिष्ट जो है परिपाटी हुआ, एक खास तरह का आपका परंपरा से जो चीज हमको मिल रहा है, एक शैली, है ना, एक परंपरा से आया हुआ मार्ग। तो ये जो परंपरा से जो आ रहा है, ये किस परंपरा की बात हो रही है? यह बात हो रही है संस्कृत साहित्य परंपरा की। तो संस्कृत साहित्य में जो है रीति शब्द की परिकल्पना जो है ये बहुत पहले की जा चुकी थी, और इसको किया था आचार्य वामन ने। संस्कृत के बहुत ही प्रसिद्ध आचार्य हैं आचार्य वामन। उन्होंने कहा था विशिष्ट पद रचना रीति, यानी कि विशिष्ट पद रचना ही रीति है, और रीति का मतलब है विशिष्ट पदों की रचना करना। आचार्य शुक्ल भी कहते हैं कि इस समय का जो लेखक है उनकी रचनाओं में एक विशिष्ट प्रकार की जो है हम परिपाटी देखने को मिलता है, एक विशेष शैली उभर कर सामने आती है, और इसीलिए इसका नाम उन्होंने, और ये जो शैली है यही प्रवृत्ति को निरूपित कर रहा है, यही प्रवृत्ति बन रहा है। यहाँ पर एक प्रवृत्ति बन रहा है। क्या प्रवृत्ति बन रहा है? पुरानी परिपाटी पर चलना, पुरानी शैली पर चलना, पुरानी परंपरा का अनुसरण करना, यही रीति जो है, इसीलिए इसका नाम रीति काल उन्होंने कर दिया। संस्कृत साहित्य का जो मैं बताने वाला हूँ कि जो संस्कृत साहित्य का जो रीति है वो अभी के रीति से अलग था। संस्कृत साहित्य में जो था वो विशिष्ट शब्द रचना जो है इसको हम रीति कहते हैं, विशिष्ट शब्दों की रचना। और यह जो विशिष्टता है शब्दों की, यह जो विशिष्टता है, ये जो अपना अनुपम छटा है, इसे ही हम काव्य की आत्मा कह रहे हैं। यानी रीतिरात्मक काव्य से, यही जो है रीति जो है यही काव्य की आत्मा है। अब काव्य की आत्मा कोई मार्ग तो नहीं होती, लेकिन यह जिस मार्ग की बात हो रही है वो अपनी प्रवृत्ति को दर्शा रहा है, एक विशेष प्रकार की विशिष्टता को दर्शा रहा है। लेकिन हिंदी में जो है आते आते अब आप देखें कि संस्कृत साहित्य से किस प्रकार ये आते 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 आपका प्राकृत पाली सबको पार करते हुए अब अंत तक किस तक पहुंचा है? ब्रज भाषा की ओर। क्योंकि पूरा रीतिकाल जो है हम देख रहे हैं किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। तो रीतिकाल तक आते आते ये जो पुरानी जो हमारी परंपरा थी इसका बहुत ही लोप हो चुका था, जो इतनी विकसित और समुन्नत थी, विकसित थी और बहुत दीर्घ परंपरा जो थी, इसका लोग भूलते जा रहे थे इसे। तो उन्होंने इसे ही अपना ध्येय बनाया, इसे लक्ष्य करके, और इसी से उन्होंने अपना इसी को लक्ष्य भी किया और इसी से अपना प्रेरक शक्ति भी प्राप्त किया, और उन्होंने कविता करना शुरू किया। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया रीतिकाल। अब रीति से हम तात्पर्य अगर समझे तो जो हिंदी की रीति है वो सिर्फ परिपाटी भर होकर रह गई, सिर्फ शैली भर होकर रह गई। और उन्होंने जो संस्कृत का काव्य प्रयोजन है, काव्य के गुण, काव्य के लक्षण, काव्य के दोष, इस पर जो एक बहुत ही सूक्ष्म, काव्य के अन्य बहुत सारे जो सूक्ष्म तत्व हैं, इस पर जो गहन विचार था उसका इसमें अभाव देखने को मिलता है। उतना विराट रूप में तो हमको देखने को नहीं मिलेगा इस रीतिकाल में, लेकिन हाँ कुछ उन लोगों से लिया गया, जैसे कि लक्षण ग्रंथ। लक्षण ग्रंथ वास्तव में जो लिखे जा रहे थे यहाँ पर, अब देखें रचनाएं किस प्रकार की हो रही थी रीतिकाल में। तो रचनाएं हो रही थी रीतिकाल में, एक रचना थी जो लक्षण ग्रंथ को लिख रहे थे। लक्षण ग्रंथ क्या था? जो संस्कृत साहित्य में जो पुराने काव्य आदर्श थे, काव्य को जिसको कवियों के लिए ध्येय करके लिखा जाता था, जिससे कविता करने में सुगमता हो, जो कविता के आपके कवित्व में आपका क्या ज्ञान है उसको बताने के लिए जो संस्कृत में जो भी ग्रंथ थे उन्हें लक्षण ग्रंथ थे। और उन लक्षण ग्रंथ का ब्रज भाषा में अनुवाद, यही था रीतिकाल का जो है इस प्रकार की रीतिकाल की कविताओं में लक्षणों ग्रंथों का जो है प्रणयन किया जा रहा था, लक्षण ग्रंथों का प्रणयन हो रहा था। और ब्रज भाषा में कहीं कहीं तो पूरा हूबहू जो है संस्कृत के दोहों को ही जो है ब्रज भाषा में रूपांतरित या फिर अनुवाद भर कर दिया जा रहा था। और कुछ कवि ऐसे भी थे जो उस परिपाटी को तो अपना रहे थे, उस नियम को तो मान रहे थे, रीतिकाल में के नियमों को वो मान रहे थे कि एक काव्य में जो है किस प्रकार के गुण होने चाहिए, किस प्रकार के दोष होने चाहिए, कौन सा त्रुटिपूर्ण है, किसमें त्रुटि नहीं है, कोई गलती नहीं है, वो नियम फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जो भी
रचनाएं लिख रहे हैं या फिर जो उदाहरण दे रहे हैं वो उनकी अपनी है, उनकी मौलिक रचना है, उन्होंने उसका अनुवाद या फिर ये सब करने की जरूरत उन्होंने नहीं समझी। कुछ कवि जो है वो क्या कर रहे हैं, वो इस रीति से भी मुक्त हैं। वो क्या लिख रहे हैं, वो नीतिपरक दोहे लिख रहे हैं। इसमें आपके वृंद के दोहे, बहुत ही नीति दोहे जो है वो प्रसिद्ध हैं। इसमें जो है आप हम देख सकते हैं कुंडलियाँ लिखी जा रही हैं, और भी वीर गाथात्मक रचनाएं भी इसमें हो रही है, क्योंकि हमको भूषण जी, हमको जो महाकवि भूषण है वो रीति काल में ही ठहरते हैं। तो इस प्रकार जो है भक्ति परक रचनाएं भी हमको यहाँ पर देखने की मिलती है, क्योंकि कोई भी परंपरा साहित्य की एकाएक ना तो शुरू होती है और ना ही एकाएक समाप्त होती है। इसलिए यहाँ पर जो है हमें सब देखने को मिलता है। लेकिन अंततोगत्वा इन सब तथ्यों को, तीन बात यहाँ पर जो थे, पहला था लक्षण ग्रंथ को लिखना, दूसरा लक्षण ग्रंथ के नियमों को जानना, नियमों का पालन करना और उसके उदाहरण जो है स्वरचित देना, और तीसरा पूरी तरह से रीति का विरोध करना और अपना प्रेम का जो है बखान करना, जो है प्रेम का निरूपण करना, शुद्ध प्रेम का निरूपण करना, उसका चित्रांकन करना, और वीर गाथात्मक, नीतिपरक दोहे, कुंडलियां, इस प्रकार की रचनाएं करना। तो इस प्रकार हम देखते हैं यहाँ पर अंततोगत्वा हम निष्कर्ष में पहुंचते हैं। तो रीति काल के अंदर भी हमें तीन प्रकार के जो है अन्य उपभेद यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और ये भेद है रीति काल के। पहला है आपका, वो है रीतिबद्ध, दूसरे हैं रीति सिद्ध, और तीसरे हैं रीति मुक्त। तो ये तीन प्रकार के हमको इसमें भी भेद में देखने को मिलता है, यानी रीति काल के अंदर भी तीन भेद हैं। कैसे? पहला है रीतिबद्ध, जो पूरी के पूरे पुराने नियमों से बंधे हुए हैं, वो पुराने नियमों को मतलब कि किसी भी हाल में पालन करते ही हैं, उसमें कोई उनको गुंजाइश नहीं है कि उस नियम से हटकर, उस लीक से वो नहीं हट सकते हैं। दूसरा है रीति सिद्ध, यानी वो रीति के नियमों को जानते हैं लेकिन अपनी कविताओं में उसका इस्तेमाल करते हैं, ना कि दूसरों के अनुवाद में भी उसका इस्तेमाल करते हैं, यानी मानते फॉलो तो करते हैं लेकिन उनकी जो रचना है वो अपनी ही है। और तीसरा है रीति मुक्त। अब एक बात सोचने योग्य है कि यहाँ पर हम कह रहे हैं रीति मुक्त, रीति से मुक्त है, यानी रीति, यहाँ दो शब्द है, प्लस मुक्त। अगर भैया रीति से मुक्त है तो फिर रीति काल नाम का है। रीति काल नाम क्यों? क्योंकि अगर आप हम एक चीज देखें, यदि हम किसी का, बहुत सिंपल सा बात है कि अगर हम किसी का विरोध भी कर रहे होते हैं तो विरोध करने के लिए भी हम उसको जानते हैं, हम जानते हैं तभी तो विरोध करते हैं कि नहीं ये क्या चाहता है, हम उसको, उसकी मंशा को जानते हैं, उसके गुण को जानते हैं कि नहीं ये ऐसा आदमी है और चाहता है कि ऐसा हो, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। वास्तव में आप उसको जानते हैं, आप उसको मान रहे हैं कि हाँ ये फला 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 ऐसा ऐसा काम करता है और ऐसा चाह रहा है, ऐसा है, तो इसीलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। उसीलिए यानी हम उसको जानते हुए भी उसका विरोध कर रहे हैं, उसको जान रहे हैं। सबसे विरोध करने से पहले जरूरी होता है उसको जान लेना, तो हम जान के तब विरोध कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी वही था, रीति को ये लोग जानते थे और तब इसका विरोध कर रहे हैं, इसीलिए यह रीति मुक्त है। और रीति मुक्त होते हुए भी इसका नाम जो है रीति काल पड़ा। अब यहाँ पर मैं एक बार फिर से आपकी सहूलियत के लिए, आपको आसानी से समझ में आए, इसलिए मैं फिर से एक बार रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त का एक आपको ट्रिक बताता हूँ। रीतिबद्ध मतलब याद रखिएगा, पुराना का पुराना ज्यों का त्यों उन्होंने नियम ग्रंथ, जो लक्षण ग्रंथ थे, उनका प्रणयन किया और उसका अनुवाद भी किया। मतलब संस्कृत से हिंदी अनुवाद, ब्रज भाषा में अनुवाद समझिए इसको, यानी संस्कृत से ब्रज का, संस्कृत से ब्रज में अनुवाद किया है, ब्रज भाषा। उस समय की जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी। दूसरा है रीति सिद्ध। रीति सिद्ध इन्होंने लक्षण ग्रंथ इन्होंने भी लिखे हैं, लक्षण ग्रंथ संस्कृत साहित्य के जो है इन्होंने भी लिखे हैं, नीतिपरक भी लिखे हैं, लेकिन इन्होंने उसके नियम को अपनाया है। लक्षण ग्रंथ में क्या होता था, हम पहले नियम लिखते थे कि हम जो लिख रहे हैं उसका नियम यह है, उसमें इस प्रकार का अलंकार होगा, इस प्रकार का नायक भेद होगा, इस प्रकार की नायिका भेद होगी, इस प्रकार का सृष्टि वर्ण मतलब कि श्रृंगारिक वर्णन होगा, प्रकृति वर्णन होगा, इस प्रकार का चित्रांकन होगा, और
उसके बाद फिर हम कविता अपना जो है बात कहना उस लहजे में शुरू कर देते थे, उस ढंग में शुरू कर देते थे। तो संस्कृत काल में जो उदाहरण दिए जाते थे वो तो संस्कृत के अपने होते थे, लेकिन जो रीतिबद्ध कवि थे वो संस्कृत के पूरा का पूरा लक्षण ग्रंथों का अनुवाद भर ही किया। उन्होंने जो लिखा उसमें उसका नियम का पालन भी किया, और उसका जो उदाहरण दिया वो अभी आप उसी उसका जो पहले से उदाहरण दिया हुआ था उसी का अनुवाद बंद कर दिया। जैसे कि मैथ्स में कोई अगर फॉर्मूला है तो फॉर्मूला को भी हम लिख दिए और उसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं जो एग्जांपल में दिया हुआ, अपने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। अब है रीति सिद्ध। रीति सिद्ध वाले जस्ट इसके अपोजिट है, बात को मानते हैं, फॉर्मूला ये भी जानते हैं, लेकिन अपने सब प्रॉब्लम में अपना जो है खुद से, यानी कि लक्षण ग्रंथ ये भी लिखते हैं, लेकिन उसके जो पद होते हैं ये इनके अपने होते हैं, स्वरचित होते हैं। और तीसरा है रीति मुक्त। इसमें आप रख सकते हैं जितने भी नीति परक हैं, नीति परक जो भी रचनाएं हुई हैं, मतलब कि श्रृंगारेतर जितनी भी रचनाएं हैं, प्रेम निरूपण है इसमें, प्रेम निरूपण है ना, फिर आपका वीर गाथात्मक हो गया। तो इसी प्रकार का जितना भी रचना हुआ वह रीति मुक्त में हुआ। तो अब हम समझ गए कि रीतिकाल का नामकरण किस प्रकार से हुआ, और इनके नामकरण में फिर जो 3 उपभेद होते हैं उनके बारे में भी अब मैंने बता दिया। तो आज के लिए रीतिकाल के नामकरण और काल सीमा में बस आज के लिए इतना ही। तो आशा करता हूँ कि आपको आज का जो विषय है वो समझ में आया हो। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो जाती है या फिर आपको समझने में कोई त्रुटि हो रही है या फिर समझ नहीं आ रहा है तो आप हमें अपनी समस्या को कमेंट कर सकते हैं, और अगले वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार रीतिकाल का जो है परिस्थितियाँ क्या रहीं, रीतिकाल के प्रमुख आचार्य कौन कौन से हैं, इसकी विशेषताएं क्या है और इसका गुण क्या है, इसका दोष क्या है, सब इसके बारे में हम संक्षेप में कहें तो बृहद व्याख्या करेंगे। तो हमारा वीडियो देखते रहिए और हम जल्द ही हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ।